कॉलेज पहुंचते ही नकुल दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और किट्टी को घूरते हुए कहा, अब बताओ कि क्या चल रहा था कल और कौन था वो जो मुझे धमकी दे गया। ऑफ योर नकुल, भूल जाओ सब। और वो मेरे दोस्त थे जिन्हें मैं हबी बुलाती हूँ, तो बात का बतंगड़ ना बनाओ अब। किट्टी ने मुंह बनाते हुए कहा, हबी, कोई अपने दोस्त को इस नाम से बुलाता है क्या? नकुल ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ नकुल, उसका नाम है। इस बार जवाब सोनू ने दिया। तुम दोनों बहुत मासूम हो, इसलिए कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है तुम्हें। अगर ऐसा है तो क्या सोनू भी हबी बुलाती है? नकुल ने कहा, नहीं, मैं भैया बुलाती हूँ। और अब तुम ये बात यहीं ख़त्म करो, क्योंकि हम दिन भर यहाँ खड़े नहीं रह सकते। क्लास के लिए लेट हो रहा है। सोनू ने कहा तो नकुल ने गर्दन हिला दी, पर वो अब भी उसी बात के बारे में सोच रहा था। वहाँ से सोनू और किट्टी अपनी क्लास और नकुल अपनी क्लास में चला गया, क्योंकि वो दोनों का सीनियर था। उसी की वजह से कॉलेज में कोई दोनों को परेशान नहीं करता था, और यही वजह थी शीतल की सोनू पर गुस्सा होने की। वो नकुल को पसंद करती थी। ऑफिस में भी सब अपने काम में बिजी हो गए थे, पर जैक अलग ही मूड में था। उसने डेविड का सांस लेना हराम कर दिया सुबह से। हर छोटे से छोटा काम वो उससे कराता, यहाँ तक कि बैठने भी नहीं दे रहा था। ऐसा करके वो बस कल वाली फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था। उसे शैन की बातों से अब कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सोच कर आया था शैन का पीछा वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। वॉशरूम में शैन अपने हैंड वॉश कर रहा था। तभी डेविड आया और उसके कंधे पर लटकते हुए थकी आवाज़ में, शैन प्लीज़ मदद करो मेरी, वरना मेरा मरना तय है आज। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? शैन ने उसके माथे को छूते हुए कहा। वो जैक बॉस, फिर से नहीं, शैन ने चिल्लाकर कहा और आगे बढ़ गया। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, सुबह से वो मेरे पीछे पड़े हैं, सांस तक लेने नहीं दे रहे। कुछ करो, क्योंकि अंश सर ने मुझे उन्हें असिस्ट करने के लिए कहा है, और कल वाली बात का पूरा बदला वो मुझसे ले रहे हैं। शैन के पीछे बाहर आते हुए उसने कहा। क्या करूं मैं? शैन ने अचानक रुककर कहा। तभी जैक का असिस्टेंट वहां आते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस ने बुलाया है तुम्हें। डेविड ने उसकी बात सुनकर रोने जैसा मुंह बना लिया। वंश सर ने ये फाइल आपको चेक करने के लिए कहा है। उसी वक्त एक एम्प्लॉय ने शैन से आकर कहा। शैन वो फाइल ली और डेविड को थमाकर कहा, मेरा काम कर दीजिए। और वो जैक के केबिन की तरफ चला गया। उसने जैक के केबिन का डोर नॉक किया तो अंदर से कम इन की आवाज़ आई। शैन ने अंदर कदम रखा तो जैक अपनी चेयर पर नहीं था। मैं यहाँ हूँ, साइड से आई आवाज़ से शैन ने कहा। वहाँ देखा, जैक सोफे पर बैठकर उसे देख रहा था। मेरी हेल्प के लिए आए हो? शैन ने हाँ में सर हिला दिया। जैक ने अपने पास सोफे पर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। उससे थोड़ी दूरी बनाकर शैन बैठ गया तो जैक खुद ही उसकी तरफ खिसक कर बैठा। कहिए बॉस, क्या काम था आपको? तुम्हारे मुंह से अपना नाम ना सुनकर ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वैसे भी मैं तुमसे कोई काम थोड़ी ना करवाऊँगा। दिल में दर्द होने का नाटक करते हुए जैक ने कहा। देखिए, हाँ हाँ, तुम्हें ही देख रहा हूँ, कहो। जैक अपनी बातों से उसे इरिटेट करना शुरू कर देता है। मैंने कल ही आपको सब क्लियर कर दिया है, तो क्यों मेरे और डेविड के पीछे पड़े हैं? प्लीज़ हमें, शैन ने कहा। तो जैक उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से खड़ा हुआ। उसके और तुम्हारे लिए हम इस्तेमाल मत करो। तुम सिर्फ मेरे हो, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारा नाम मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, और तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं अपने पागलपन में किसी भी हद तक जा सकता हूँ। की जुनूनी बातें शैन की बोलती के साथ सांसें भी बंद कर चुकी थी, क्योंकि सामने खड़े लड़के को वो सबसे ज़्यादा करीब से जानता था, और इस वक्त भी वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। जैक मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पास बैठा और खुद को शांत कर, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, और उसके लिए तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, पर क्या मैं नफ़रत डिज़र्व करता हूँ तुम्हारी?
तुम्हारे गुनहगारों को कदमों में डाल दूंगा। एक बार सोच लेना कि अंजेला कुछ भी कर सकती, पर मुझसे जुड़े लोगों की कभी जान नहीं ले सकती। फिर भी अगर वो इसमें शामिल हुई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने शैन का चेहरा थामना चाहा, पर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर अपने आंसू आंखों में ही कैद कर लिए। तुम रो सकते हो, मेरे सामने अपने इमोशंस छुपाया मत करो। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जैक ने कहा। तो शैन खड़ा हुआ और जाने लगा। तो जैक आराम से सोफे पर पीछे सर टिकाकर, जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड को फिर से बुला लूँगा, जो शायद इस वक्त यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। शैन गुस्से का घूंट पीकर वापस अपनी जगह बैठा तो जैक हंसने लगा। वंश मीटिंग के लिए लिली के साथ एक होटल में चला गया और वंश अपने कैबिन में फोकस होकर काम कर रहा था। उसका कोट कुर्सी पर टंगा था और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। हमेशा की तरह माथे पर बिखरे बाल उसे प्रिंस चार्मिंग वाले लुक दे रहे थे। अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमाते हुए वो फाइल देख रहा था। तभी अचानक से कैबिन का दरवाज़ा खुला। वंश के होठों पर बिना देखे ही मुस्कान आ गई, क्योंकि अंश और जैक के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बिना नॉक किए अंदर आए। वो समझ गया उसका सुकून छोटा तूफान कॉलेज से आ गया है। वंश अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। सोनू ने अपना बैग निकाल कर सोफे पर फेंका और वंश के गले लग गई। मैंने तुम्हें बहुत सारा मिस किया प्रिंसेस। सोनू की पीठ पर अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए वंश ने कहा और कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर ली। उसने सोनू के टेबल पर बिठाया और खुद उसके करीब होकर बाल खोल दिए और उसमें अपना हाथ फिराने लगा। बहुत ही प्यार भरी निगाहों के साथ वो सोनू को देख रहा था और सोनू भी अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपकाते हुए उसकी आंखों में झांक रही थी। तभी वंश के रोमांस का दुश्मन उसका फ़ोन बज पड़ा। उसके चिल्लाते हुए फ़ोन को घूरा और कुछ पल बाद आंसर कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी क्लाइंट थे। वो बात करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। जिसे बिजी देख सोनू टेबल से नीचे उतरी और उसके पीछे लगी कांच की दीवार पर हाथ रख बाहर शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने लगी। इतनी ऊंचाई से उसने पहली बार मुंबई को देखा था। आज पहली बार उसे यह मौका मिल रहा था। अपनी आंखें बड़ी कर थोड़े से खुले होठों पर मुस्कान लिए वो बाहर देख रही थी। वंश की बात खत्म हुई तो उसकी नज़र सोनू पर गई। वो भी उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके बाल एक तरफ कर कंधे पर सर टिका दिया। क्या देख रही हो? मैंने इतनी ऊंचाई से कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा, उसने मासूमी से कहा। फिर तो और ऊंची जगह से नज़ारा दिखाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस तुम्हें इससे भी ज़्यादा खुशी होगी, वंश ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। सच? सोनू ने चहकते हुए कहा। हाँ सच, कहकर वंश ने उसकी नाक अपनी उंगली से छू ली। सोनू खुश होकर उसके गले लग गई और गाल पर किस कर दी। ये क्या बात हुई प्रिंसेस? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इतनी छोटी सी किस से मान जाऊँगा। मुझे यहाँ पर चाहिए, अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। सोनू ने कुछ सोचने के लिए गाल फुलाए और फिर बड़ी सी सांस छोड़कर उसके गले में बाहें डाल दी और उसके पैरों पर जाकर खड़ी हो गई। वंश ने उसे खुद को करीब कर लिया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकराने लगी। अपनी आंखों को बंद करके वो धीरे से उसके करीब बढ़ी और होठों पर होठ रख बहुत धीमे और स्मूथली किस करने लगी। बिना किसी रिस्पॉन्स के उसके किस एंजॉय कर रहा था। साथ ही उसके हाथ सोनू की कमर पर चल रहे थे, जो उसे अपनी तरफ खींचकर खुद में समाने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्त बाद वंश का भी सब्र टूट गया और वो बहुत शिद्दत से सोनू के होठों का रस पीने लगा। इतनी डीप किस के बाद जल्दी सोनू की सांसें उखड़ने लगी तो वो रुक गया और सोनू की टाई खोलकर फेंक दी। उसने सोनू की शर्ट के बटन खोले और उसे कंधे से नीचे कर गर्दन पर होठ फिराना शुरू कर दिए। अपने सांसों को संभालते हुए वो एकदम से ही लंबी लंबी सांसें भरने लगी।
अचानक ही वंश ने उसे पलटकर खुद के ऊपर कर लिया और सोनू की गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपनी गर्दन पर रख दिया, जहाँ सोनू के होठों के एहसास को पाकर उसकी ठंडी सिसक निकल गई और बहुत ही सिलेक्टिव आवाज़ में कहा, किस मी प्रिंसेस। सोनू ने उसकी गर्दन पर जगह जगह होठ रखने शुरू कर दिए, जिसे वो आंखें बंद कर महसूस कर रहा था। अब वंश के साथ वो कोई मस्ती ना करे, ऐसा हो सकता है भला। उसने वंश के चेहरे को देखा और शरारती मुस्कान के साथ वंश के सीने पर अपने होठ रख दांतों से काट लिया। छोटी शैतान कहकर वो दर्द से चिल्लाया तो सोनू ने उसे देख अपने दांत दिखा दिए। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहकर उसने सोनू को वापस अपने नीचे कर लिया तो सोनू ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मासूम से चेहरे को देख कुछ भी करने का वंश का दिल नहीं किया। ऐसा पहली बार था जब किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया हो और इस मासूम की शरारत उसे बुरी भी नहीं लगी। सोनू को देख उसका जी फिर से ललचाने लगा और एक बार फिर उसने सोनू को प्यार करना शुरू कर दिया। उसे देखते हुए वंश ने खुद से कहा, बहुत वेट करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, तब तक के लिए संन्यास है तुम्हारा। पता नहीं कौन सा जादू है तुम्हारे अंदर जो ये नज़र आया, यहाँ से कहीं और ठहर ही नहीं पाती। कितनी ही खूबसूरत लड़कियाँ आ जाए पर तुम्हारी मासूमियत के सामने टिक नहीं पाएंगी। उसने सोनू को अपने बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा, जिसकी वजह से कुछ ही देर में सोनू की आंख लग गई। घंटे बाद वंश भी फ्रेश होकर कैबिन में चला गया और अपना काम करने लगा। 4 बजे अंश भी वापस आया और आते ही उसने सोनू के बारे में पूछा तो वंश ने उसे बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया। अंश उसे देखने चला गया, जहां वो बेड पर सिर्फ ब्लैंकेट में किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। उसके लंबे बाल तकिए पर फैले हुए थे। अंश मुस्कुराते हुए उसके करीब गया और उसके माथे को चूम लिया। वो नींद में ही थोड़ा कुनकुनाई और होठों पर मुस्कान लिए वापस सो गई, जिसे देख अंश के होठों पर भी वैसे ही मुस्कान खिल गई, जिसके लिए वो बाहर आ गया। दोनों भाई सोफे पर बैठे, जहाँ कुछ देर बाद जैक भी आकर बैठ गया। पता चला किसने अटैक किया था, अंश ने सवाल किया तो जैक ने गर्दन को ना में हिलाकर कहा, पूरे सोर्सेस लगाने के बाद भी वो सामने नहीं आया। इसका मतलब वो बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। जहाँ उसने प्लान फेल होने पर क्या करना है ये पहले सोचा था। मैंने लोगों को काम पर लगा दिया है। हमारा कौन ऐसा पावरफुल दुश्मन है जो हमारी नज़रों से अब तक छुप कर बैठा है। जो भी हो, उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द फिनिश करो। हम प्रिंसेस और कृतिका को खतरे में नहीं डाल सकते। शायद अब तक वो उसकी नज़र में आ गई होंगी, अंश ने कहा। कुछ और बातें करने के बाद जैक चला गया। सोनू भी फ्रेश होकर आ गई तो अंश ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आपने कहा था डेविल घूमने ले जाएंगे, पर आप भूल गए। सोनू ने होठों को गोल कर मासूमी से कहा, कैसे भूल गया मैं ये बात। ठीक है, वंश कोई जगह डिसाइड करो, हम कल ही जाएंगे घूमने, अंश ने कहा तो सोनू उसकी गोद में उछल पड़ी। यही तो वो वजह थी जिसके लिए दोनों अपनी जान भी लुटा देते। ठीक है, फिर हम फॉरेस्ट जाएंगे कैंपिंग के लिए, जहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है, वंश ने टैब में एक जगह को देखते हुए कहा। ठीक है, फिर प्रिंसेस को अपने बैग पर कैरी करने के लिए भी रेडी रहना। इतना एडवेंचर वाली जगह सोची है तो, अंश बोला। हाँ हाँ ठीक है, उठा लूँगा। वैसे भी छुटकू का वजन ही कितना है जो मैं थक जाऊँगा, पर इसे वो जगह बहुत पसंद आएगी, वंश ने कहा तो सोनू अपने गाल पर हाथ रखते हुए उठकर वंश के पास चली गई। आप बहुत अच्छे हो वंश, सोनू ने कहा ही था कि अंश ने उसे वापस खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं तो जैसे तुम्हें कच्चा ही निगल जाता हूँ ना, अंश ने उसे घूरते हुए कहा तो सोनू अपनी नज़रें चुराने लगी। बस भी करो, क्यों बच्ची को डराते रहते हो, वंश ने उसके गाल पर हाथ रख कहा तो सोनू ने धीरे से अंश के चेहरे को देख फिर से आंखें नीचे कर ली। शाम के 7 बजे सब घर के लिए निकल गए। अगले दिन दोनों कॉलेज ना जाकर ट्रिप पर जाने वाली थी, इसलिए अपने अपने कमरे में कपड़ों की दुकान लगाकर बैठी थी। सोनू के कमरे में वंश और किटी के कमरे में एक्सेल उब चुके थे। वंश, बताओ ना मैं क्या पहनूं,
ये वाली या ये? सोनू ने एक्साइट होकर पूछा, पर वंश तो फ़ोन में लगे हुए ही। तुम कुछ भी पहनो, लगती तो हमेशा प्रिंसेस ही हो। पर उसके जवाब से सोनू संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो भागते हुए अंश के पास गई, जो पहले ही मीटिंग के लिए फाइल देखने में बिजी था। उसे जाता देख वंश भी उसके पीछे आया था। डेविल, बताओ मैं क्या पहनूं? पर उसने भी वही जवाब दिया जो वंश ने दिया था। इससे वो बुरी तरह चिढ़ गई और दोनों टॉप अंश के सामने रखी टेबल पर पटक दी। दोनों का ध्यान जब उसके फूले गालों पर गया तो वंश ने पिंक और अंश ने ब्लैक कहा, जिसे सुनकर तो सोनू और बुरी तरह चिढ़ गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। वंश ने फ़ोन निकाला और झट से एक पिंक ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली टॉप ऑर्डर कर दी। अंश जानता था वंश सब संभाल लेगा, इसलिए वो दोबारा काम में लग गया। कैसे भी करके उसे ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर सोनू को दुबई अपनी किंगडम ले जाना था, क्योंकि यहाँ वो ज़रा भी सेफ नहीं थी, जबकि एक बार मैंशन पर अटैक हो चुका हो। सुबह के 7 बजे ही सब घर से निकले। कम से कम 50 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी, जो आधे रास्ते जाकर बिखर गई, आधी शहर के बाहर और बाकी ऑफिस की तरफ। उनका पीछा करने वाले भी सोचने लगे कहाँ जाएं, और आखिर में ऑफिस की तरफ कई गाड़ियों का पीछा करने लगे। ऑल क्लियर बॉस, शैन ने अपने ब्लूटूथ से वंश को खबर की। वाकई स्मार्ट हो तुम, इस बात का शक मुझे कभी नहीं था, पर नहीं चाहता था इस दुनिया का साया भी तुम पर पड़े। मेरे मासूम सा शैन नफरत से भर गया है, जैक ने अपने मन में कहा, जिसकी नज़र अपने पास बैठे शैन पर ही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर गाड़ियां रुक गई। सब उतरे तो गाड़ियां आगे निकल गई। सामान के साथ सब जंगल में चलने लगे। गार्ड्स भी उन्हें कवर करते हुए ही चल रहे थे। उनके पास टेंट का सामान था, क्योंकि वो आज रात यहीं बिताने वाले थे। सोनू ने वही शर्ट पहनी थी जो वंश ने ऑर्डर की थी, उस पर वाइट शर्ट जीन्स। किटी ने ब्लैक जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहनी थी। बाकी सब लड़के आज बिजनेस सूट में ना होकर फॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में ही थे। सूरज सर पर चढ़ गया था और धूप की वजह से वो रुक रुक कर चल रहे थे। जैक तो चिल्ला चिल्लाकर वंश की प्लानिंग को कोस रहा था, जो हंसते हुए सोनू को अपनी पीठ पर उठाए आराम से सबसे आगे था। अंश भी उससे कुछ दूरी पर चल रहा था और डेविड अंश के साथ, क्योंकि जैक पहले से चिढ़ा हुआ था और इस वक्त उसके सामने जाना मतलब वंश की जगह वो उसका ही भर्ता बना देता। किटी भी थक गई तो एक्सेल ने उसे उठा लिया। कुछ आगे जाने के बाद अंश ने वंश और सोनू को पानी पिलाया, जिनका गर्मी की वजह से बुरा हाल था। सोनू बार बार उसे उतारने के लिए कहती, पर वो माने तब ना। अंश, क्या यहाँ पर टाइगर, लायन और बाकी एनिमल्स भी हमें मिलेंगे? कहकर सोनू उसके गर्दन पर फूंक मार देती है। उसे लगा इससे वंश को गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए वो पूरे रास्ते यही करती आ रही थी, पर इससे अनजान कि उसकी गर्मी कम होने की जगह और बढ़ती जा रही है। ऐसा करने पर शायद मिल जाए या ना मिले, पर तुम डरना मत, डेविल हमें बचा लेगा, है ना? उसने अंश की तरफ देख कहा, तो वो मुस्कुराते हुए हाँ कहने लगा। अभी मैं चल लूँगी खुद से, आप भी थक गए होंगे तो मुझे नीचे उतार दीजिए, किटी ने कहा। अरे कुक्कू, इतने से वज़न से क्या होता है, इससे बड़े बड़े वेट में जिम में रोज़ उठाता हूँ, एक्सेल ने आराम से कहा, क्योंकि ट्रेनिंग में तो ऐसे जंगलों में जाना आम सी बात है, पर शैन के लिए नहीं। वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सिक्योरिटी चीफ बना था, जिस भरोसे वो ज़्यादातर खतरों को अवॉइड कर पाते थे। भले ही वो बॉडीगार्ड बन चुका था, पर शरीर अब भी उतना मजबूत नहीं था। धूप के कारण उसकी हालत ख़राब हो गई। वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ऊपर से जैक का पूरे रास्ते ही कुछ न कुछ बोलना जारी था। वो एक पेड़ से टिककर खड़ा हो गया। जैक ने उसे देखा तो फौरन उसके पास आया और उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करने लगा था। जैक ने देखा उसकी नाक से खून आ रहा है, जिससे वो अपना रुमाल निकालकर रोक देता है। पानी दो जल्दी, उसने कहा तो नेल्सन एक बोतल उसे थमा देता है। शैन पूरी तरह जैक के सहारे ज़मीन पर बैठा था और अपनी आंखों को खुली रखने की कोशिश कर रहा था। जैक उसे ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाता है और एक गार्ड से कहता है, सबको जाकर बोलो टेंट यहीं लगाए, धूप कम होने पर हम आगे बढ़ेंगे।
सबने फटाफट टेंट लगाए जो पेड़ों की छाँव में ही रखे। जैक शेन को वहाँ ले गया और उसे लिटा दिया। उसने पानी में कपड़ा भिगोकर शेन के चेहरे, हाथ और सीने को वाइप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे भी कुछ राहत महसूस हुई और वो खुद में सिकुड़ते हुए एक तरफ चेहरा कर लेट आया। जैक ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसे देखता रहा। वहीं अपने टेंट में सोनू हाथ पंखे की मदद से वंश को हवा कर रही थी और वो मज़े से महाराज की तरह लेटा था। अंश कुछ फ्रूट्स लेकर आया और ज़बरदस्ती सोनू और वंश के मुंह में डाले, जो दोनों खाने के लिए मना कर रहे थे। जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और पानी के पास जानवर होने का खतरा होगा, तो टेंट यहीं रहने देते हैं। वाटरफॉल देखने शाम को जाएंगे। शैन को भी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है। अंश की आखिरी बात पर वंश हड़बड़ा कर उठ गया। क्या सच में अब तो मेरी खैर नहीं? जैक मार मार कर मेरी चटनी बना देगा, वंश ने परेशानी से कहा। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी थी। अगर प्रिंसेस के साथ ऐसा कुछ होता तो तुम शांत रहते। फिलहाल तो जैक से दूरी रहो, बहुत गुस्सा है वो तुम पर, उसने कहा और सोनू को लिटा दिया। पेड़ की ठंडी छांव में टेंट के अंदर भी ठंडक थी। वंश भी मायूस होकर लेट गया और ऊपर टेंट को देखने लगा। याद है 4 साल पहले हम तीनों ऐसे ही एक साथ कैंपिंग के लिए जाते थे और तब तो सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, वंश ने कहा। क्योंकि वो जंगल हमारे ही ट्रेनिंग फील्ड का हिस्सा था, अंश ने कहा। तो वंश हैरानी से उसे देखने लगा, जो बात उसे आज तक पता नहीं चली। दोनों बस मुस्कुराते हुए दोनों की बात सुन रही थी। तो तुम दोनों मुझसे झूठ बोलते थे कि हमने सिक्योरिटी को चकमा दे दिया है, वंश ने मुंह फुलाकर कहा। हाँ, ऐसा करना पड़ता था, वरना तुम्हारा एडवेंचर हमें इससे भी ज़्यादा भारी पड़ जाता और जेनिफर अंकल हमारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, अंश ने कहा। वो कौन है? सोनू ने सवाल किया। हमारे लिए बहुत खास है। डैड ना होकर भी उन्होंने हमें जैक की तरह प्यार किया और उतना काबिल बनाया। हमारी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और हम किसके बच्चे हैं हमें नहीं पता। 18 साल की उम्र में ही माँ को बेच दिया गया था और इतनी कम उम्र में भी जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, वो उस कोठे से भाग गई। तब उन्हें जेनिफर अंकल ने बचाया था। उन्हें माँ पसंद थी और वो उन्हें अपनाने के लिए तैयार थे। माँ नहीं मानी और एक दिन उन्हें बिना बताए ही जयपुर से मुंबई चली आई। हमारा जन्म यहीं हुआ है, इसलिए ये जगह हम कभी नहीं भूल सकते। माँ के जाने के बाद जेनिफर अंकल की भी शादी हो गई, पर उनकी वाइफ जैक के होते ही चली गई। जैक हमसे 2 साल छोटा है। माँ ने बहुत मुश्किलों से हमें संभाला है और हमेशा एक ही सीख दी, दुनिया में पैसा और पावर सब कुछ है, और उसे पाने के बाद कोशिश करना कि किसी मजबूर लड़की की ज़िंदगी तुम बचा पाओ। तुम दोनों को पैदा करने का मकसद उसी दिन पूरा हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने से भगवान हमारे पाप भूल जाता है। यही सोच रख वो हर किसी की संभव मदद करती। पहली बार सोनू को सिग्नल पर देख दोनों के दिल में अपनी माँ की छवि उतर आई थी। माँ की डेथ के बाद मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया। हम रास्ते पर ही आ गए थे। एक दिन जेनिफर अंकल हमें ढूंढते हुए आए और अपने साथ दुबई ले गए। उस वक्त हम 10 साल के थे सिर्फ। माँ ने उन्हें लेटर के साथ हमारी तस्वीर भेजी थी, जिसे मिलते ही उन्होंने हमें ढूंढा। तब से हम उनके साथ ही रहे। कुछ वक्त बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर जैक ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। वो चिड़चिड़ा होने लगा और हर छोटी बात पर अपनी स्टेप मॉम से झगड़ पड़ता। एक दिन उसने हम तीनों को दूसरे घर भेजने के लिए कहा, तो अंकल मना नहीं कर पाए। तब से हम तीनों साथ रहने लगे। अपने अतीत को याद कर दोनों भाई खो गए। उनकी आंखें नम थीं। आधी बातें तो सोनू के सर के ऊपर से चली गई थी, फिर भी उनकी बातों में जो दर्द था उसे भी महसूस हो रहा था। उसने बारी बारी दोनों के माथे को चूम लिया, तो उन्होंने एकदम से सोनू को अपने बीच दबोच कर आंखें बंद कर ली। सोनू ने भी गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक आलीशान गाड़ी चौहान ग्रुप के ऑफिस के सामने आकर रुकी। उनमें से बड़े ही अदब से एक सुंदर लड़की ने अपना पैर बाहर रखा
ऑफिस में काम करते कुछ लड़कों की नज़र वहाँ गई तो उनकी हवस भरी नज़र उनकी ओर टिक गई। उस लड़की के उतरते ही गार्ड्स ने उसे कवर कर लिया, इसलिए उसे देखना मुश्किल था। वहीं वो लड़के कब से उसे ताड़ने में लगे थे। इतने गार्ड्स को देख रफू चक्कर हो गए। मिस्टर जैक का कैबिन कहाँ है? उनमें से एक सूट पहने आदमी, जो शायद लड़की का असिस्टेंट था, उसने रिसेप्शन पर पूछा, सॉरी बट आप लोग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। लड़की ने चश्मा हटाया और कहा। वो और कोई नहीं, क्लोई था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जब ये सुना तो कहा, सॉरी मैम बट आज सर ऑफिस में नहीं है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? क्लोई ने गुस्से में कहा। नो मिस क्लोई, वो सही है। इवन आज बाकी लोग भी ऑफिस नहीं आए हैं, लिली ने वहाँ आते हुए कहा, जो उसकी असिस्टेंट होने के नाते बहुत सी पार्टीज़ में क्लोई को देख और जान चुकी है। बट उनकी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं। क्लोई ने झट से कहा, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं मैम, बट हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तीनों आज ऑफिस नहीं आए, लिली ने जवाब दिया तो क्लोई बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। कहाँ चला गया ये? कहीं उस शैन के साथ? अपने मन में कहते हुए वो गुस्से में चली जा रही थी। साथ ही साथ मुट्ठियाँ बनाई हुई थी, पता करने कहाँ और किसके साथ है वो। टेंट के बाहर हो रहे शोर शराबे से शैन की आंखें खुली। बेहतर महसूस करने के बाद वो उठा और बाहर जाकर देखा तो जैक वंश के पीछे एक लड़की लेकर भाग रहा था। बाकी सब तो उनके मज़े ले रहे थे। रुक जाओ वंश के बच्चे, आज तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। बहुत दिनों से तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई, इसलिए तुम फिर से ऊट पटांग हरकतों पर उतर आए। गुरु वंश के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए अंश ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए कहा, चिंता मत करो, इनका हमेशा का है। 2 मिनट में एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमेंगे। वंश भाग ही रहा था कि बीच में शैन आ गया। वो शैन के पीछे छुपते हुए जैक से, लो अब जो भी बात करनी है मेरे मैनेजर से करना, तुम्हारी तो, कहकर जैक आगे बढ़ने लगा, पर बीच में शैन को खुद को घूरते हुए पाकर सीधा खड़ा हो गया। है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? खा जाओगे? जैक ने उसे देखते हुए कहा। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ बॉस। फिर वंश की तरफ मुड़कर, हमें आगे बढ़ना चाहिए, मेरी वजह से पहले ही सबका मूड खराब हो गया। ऐसा नहीं है डियर, सबको तुम्हारी चिंता है और वाटरफॉल यहीं पास में है, थोड़ी ही देर लगेगी पहुंचने में। वंश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसकी तिरछी नज़र जैक पर थी। भागते हुए उनके पास आया और वंश का हाथ हटाकर, दूर दूर से बात करो, समझे? और ये डियर वियर क्या है? लेकिन मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? वंश ने अपने हाथ मोड़ लिए। जैक की जलन वो साफ महसूस कर पा रहा था। अच्छा, जैक ने भी अपने हाथ बांधे, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे नए पुराने सिम कार्ड निकाल कर भाभी जी के सामने रख दूं? अरे ओ, वंश ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मैं तो मजाक कर रहा था, उसके लिए इतनी खतरनाक धमकी कौन देता है? माफ़ कर दे भाई, आज से तुम्हारे शैन से 10 कदम ही दूर रहूँगा। जैक ने तो आशीर्वाद देने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई। वहीं शैन का मुंह हैरानी से खुल गया। ये पागल लड़का सबको मेरे बारे में बता चुका है क्या? अपने मन में उसने कहा। भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसके कान लाल हो गए थे। कुछ देर में सब आगे बढ़ गए। इस बार डेविड बिना जैक की परवाह किए शैन का हाथ पकड़कर चल रहा था। वहीं जैक मुंह फुलाकर और डेविड को कोसते हुए वंश के साथ था। क्या बात है बडी, मेरे सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से नाश्ता पानी लेकर सर चढ़ गए हैं और अब देखो वो तुम्हारे शहन का हाथ पकड़ कर चल रहा है। अब कुछ नहीं कहोगे? वंश ने उसे टीस करने की कोशिश की। बड़ा मज़ा आता है ना तुम्हें मेरे ज़ख्म पर नमक लगाने में? जैक ने छोटा सा मुंह कर वंश की तरफ देखते हुए कहा। मैं कर भी क्या कर सकता हूँ, उसे सहारे की ज़रूरत है और मेरा हाथ तो पकड़ेगा नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उस डेविड का कुछ तो करना होगा मुझे, जैक ने कहा तो वंश मुंह छुपाकर हंसने लगा। शांत भाई शांत, अगर तूने उसे कुछ किया तो शैन तुम्हें बहुत कुछ कर देगा, वंश कहकर हंसने लगा। पर जैक गुस्से में उसके पेट में मुक्का मारकर आगे चला जाता है।
वंश भी अपना पेट पकाकर उसके पीछे भागता है। कुछ झाड़ियों को हटाने के बाद सामने खूबसूरत सा झरना था जिसे सब आंखें बड़ी कर देख रहे थे। ये तो बहुत सुंदर है, सोनू और किटी ने एक साथ कहा और हाथ पकड़कर उछलने लगीं। वो आगे जाती उससे पहले ही अंश ने उनको रोका और कुछ गार्ड्स को आगे भेजकर सब कर चेक करने कहा। गार्ड्स का इशारा मिलते हैं सब आगे बढ़ गए और जहाँ पानी गहरा नहीं था वहीं पर सोनू और किटी को ले गए। ठंडा पानी और ठंडी बहती हवाएं, पक्षियों की किलकिलाहट, मन को शांति देने वाला माहौल था। सब जो सोच रहे थे, वंश ने ऐसी ट्रिप प्लान की कि वो अब समझे। यहाँ का नज़ारा ही ऐसा था कि कोई एक बार आए तो बसने का मन करे वहाँ। अंश एक पत्थर पर बैठ सबको देखने लगा। डेविड और एक्सेल भी कुछ दूरी पर वहाँ बैठे। बाकी के गार्ड्स उनकी तरफ पीठ करके खड़े अपनी नज़रें चारों तरफ फैला कर रखे थे। वहीं जैक, वंश, किटी, सोनू पानी में जाकर मज़े कर रहे थे। शहन ने सबकी ओर देखा और सबसे दूर एक जगह घास पर जाकर बैठा। उसने अपने पैर ठंडे पानी में डाल दिए। बहुत सुकून था यहाँ, जिसे महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सब पानी से बाहर निकलकर अंश के पास जाकर बैठे। वहीं जैक शहन की तरफ बढ़ गया और उसके पास बैठा। क्या हुआ, अकेले क्यों बैठे हो? शैन ने कोई जवाब नहीं दिया। हे शैन, क्यों करते हो यार ऐसा? जब मैं बात करता हूँ तो इग्नोर मत किया करो, मुझे बुरा लगता है। शैन का चेहरा पकड़कर वो अपनी तरफ घुमाता है। पानी में भीगने की वजह से जैक के सेट किए बाल माथे पर आ गए थे। टी शर्ट भी बॉडी से चिपक गई थी, जो उसे और हॉट बना रहा था। एक पल के लिए शैन की नज़रें भी उस पर रुक गई, पर अगले ही पल उसने जैक का हाथ हटा दिया और फिर से सामने देखने लगा। चलो सब, अंधेरा होने वाला है, कल सुबह वापस आएंगे, अंश ने आवाज़ देकर कहा। इतनी देर में डेविड और एक्सेल ने थोड़ी सी फिश भी पकड़ ली थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।